स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, और दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या है और इसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस क्या है। तो इस हवाले से देखिए कि सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एंड वीक जो एसिड्स है, इसका दूसरा नाम है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसको एग्जाम में आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के नाम से भी पूछ सकते हैं, और इसका एक और भी नाम बनता है, जैसे मैंने लिखा, इट इज़ आल्सो नोन एज द डिस्टिलेशन कांस्टेंट ऑफ क्या है, एसिड है। इसको डिस्टिलेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है हमारे पास Ka है। और जो Ka है ये बेसिकली डिस्टिलेशन कांस्टेंट ऑफ क्या है, एसिड है। और Ka क्या है, एक क्वांटिटेटिव हमारे पास वैल्यू है, और अगर Ka का वैल्यू ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब है कि एसिड में प्रोटॉन देने की सलाहियत ज़्यादा होगी, एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसी तरह से अगर शॉर्ट फॉर्म में हम अगर इसको लिखें तो Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है। Greater the value of Ka and stronger will be the acid, and lesser the value of Ka and weaker will be the acid है। तो इस चीज़ को हम अभी डिराइव करते हैं। इस हवाले से हमने एक जनरल एसिड को लिया है जिसका नाम है HX है, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया है, और जब हम HX को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है जिसका नाम है H3O+, और दूसरी तरफ प्लस हमारे पास जो X- बनता है यानी N आयन बनता है। तो ये बेसिकली ये इक्वेशन शो कर रहा है कि हमारे पास एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हाइड्रोनियम आयन प्लस क्या है, हमारे पास HX- बनता है। जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो Kc होता है वो हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हमारे पास जो गिवन जो रिएक्शन है इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है जिसका नाम है H3O+, और दूसरा हमारे पास N आयन है जो कि X- है, डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन जो कि HX मल्टीप्लाई बाय क्या है, H2O है। अब इसी तरह से देखें इस केस में जो H2O है ये बेसिकली एक्सेस में है, और इसको सॉल्वेंट के तौर पर इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसकी जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ जो वाटर है हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आया। तो हमारे पास जो Kc होगा वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये जो Kc और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को Kw का नाम दिया था, अब यहाँ पर हम Kw का नाम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर एसिड को पानी में डिज़ोल्व किया गया है, तो इसलिए हमने इसको Ka का नाम दिया। तो अब ये जो Kc मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ जो वाटर है इसको कलेक्टिवली हमने Ka का नाम दिया। अब Ka बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, रिएक्टेंट। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो Ka है ये बेसिकली क्या है, इक्वल टू दी हमारे पास क्या है कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन प्लस क्या है, X- डिवाइडेड बाय HX है। और वेयर Ka क्या चीज़ है, इट इज़ बेसिकली आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या है, एसिड है। तो इसी तरह से आप एग्ज़ाम में अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के मुताबिक पूछे जाए कि व्हाट इज़ द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो आप इसको इस तरह डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में अगर इसको समझना है तो इस हवाले से कि एसिड के 3 केसेस होते हैं। कुछ एसिड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और कुछ एसिड बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, और कुछ जो एसिड होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा, अगर एक एसिड का वैल्यू क्या होगा, जो Ka है इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो एसिड स्ट्रांग होगा, जैसे कि लिखा गया कि इफ़ Ka इज़ ग्रेटर देन 1 then the acid will be strong।
अगर के ए का वैल्यू हमारे पास 10⁻³ से कम यानी बराबर होगा तो दैट एसिड विल बी द मॉडरेट, तो वो एसिड हमारे पास क्या होगा, मॉडरेट होगा। तो जैसे कि लिखा गया इफ द के ए इज इक्वल टू द 10⁻³ देन द एसिड विल बी मॉडरेट। इसके बाद जो थर्ड केस है वो ये है कि अगर के ए का वैल्यू लेस है 10⁻³ से तो द एसिड विल बी द वीक होगा। तो जैसे कि लिखा गया कि इफ के ए इज लेस देन 10⁻³ देन द एसिड विल बी वीक। इसके बाद देखिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये फॉर्मिक एसिड कहते हैं इसको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है। इसका फॉर्मूला है HCOCOOH है, फॉर्मिक एसिड है। इसका ये के ए का वैल्यू कितना है देखिए 1.0 × 10⁻⁴ है। इसका मतलब 10⁻³ से क्या है, कम है। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड है। इसके बाद एक और चीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है कि pKa है। ये जो pKa है ये भी एक टर्म है और इस टर्म को इसलिए बनाया गया है क्योंकि बाज़ औक़ात जो एसिड्स होते हैं इनका वैल्यू फ्रैक्शन में होता है, बहुत कम होता है, और उस वैल्यू को याद करने के लिए हमारे पास जो है ना हम याद करना मुश्किल होता है। तो इसको इनकन्वीनियंट से इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए यानी मुश्किल को चीज़ को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है कि इसको pKa का नाम दिया गया है, क्योंकि pKa में जो वैल्यू नेगेटिव जो लॉग होता है ऑफ द Ka है, तो ये क्या होता है, ये इसके जो बहुत सारे ऐसे एसिड हैं कि जो हमारे पास फ्रैक्शन में इसका वैल्यू, जिस तरह देखें फार्मिक एसिड है, इसका वैल्यू 1.0 × 10⁻⁴ है। अब इसको याद करना हमारे लिए मुश्किल होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम pKa में लिखेंगे तो इसका वैल्यू प्लस में आएगा। तो इसलिए एक और टर्म भी याद करना ज़रूरी है जिसका नाम क्या है, pKa है। तो अब हम बात करते हैं कि ये pKa क्या है। pKa बेसिकली हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ द Ka को pKa कहते हैं, और इसके एक और भी डिफिनीशन बन सकता है कि pKa = 1/log A को, यानी इसका मतलब ये हुआ कि pKa Ka के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर Ka ज़्यादा होगा तो pKa कम होगा, अगर pKa कम होगा तो Ka क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये टर्म भी याद करना ज़रूरी है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, और अभी हमें इसको प्रूफ करना है, और इसका दूसरा नाम बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे ही चलेगा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के पैटर्न पे ही चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस का दूसरा नाम है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या है, बेसिस है, और इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी कहते हैं, इसको Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से Ka जो है हमारे पास क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इसी तरह से जो Kb होगा वो भी स्ट्रेंथ ऑफ बेस के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एग्जाम में सवाल आया कि जो Kb होगा इसका वैल्यू आप निकालें या इसकी डेरिवेशन करें, तो आप सबसे पहले एक बेस ले लें। ये हमारे पास क्या है, एक बेस है। ये जो B है ना, ये बेसिकली बेस को रिप्रेजेंट करता है। जब हमने बेस को पानी में ढाला तो क्या हुआ, इसने पानी से प्रोटॉन लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में वाटर क्या है, एसिड के तौर पर काम किया। ये जो B है बेस, इसने बेस के तौर पर काम किया। जब B ने प्रोटॉन लिया तो BH+ बन गया और प्लस हाइड्रोक्सिल यानी माइनस बन गया। तो अब हम इस पर क्या करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं। तो K से हमारे पास होगा कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास जो BH है प्लस, और हाइड्रोक्सिल जो माइनस है, डिवाइड बाय हमारे पास B कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, वाटर है। इस केस में वाटर एक्सेस में है और एसिड के तौर पे भी काम करता है, एक्सेस में भी है, कांस्टेंट है। तो इसलिए हमने क्या किया, वाटर को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, तो हमारे पास Kc और कंसंट्रेशन। अब Kc कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हमने Ka का नाम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर वाटर के अंदर बेस डाला गया है। तो हम क्या करेंगे, जो Kc होगा ये वाटर के साथ कलेक्टिवली हमने इसका नाम दिया, Kb का नाम दिया। अब ये जो हमारे पास जो Kb है
ये के बी बराबर हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, रिएक्टेंट है। तो इसी तरह से हमने ये डिस्कस किया कि ये के बी क्या है, इट इज़ बेसिकली क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या है, बेस है। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस सेम पैटर्न है हमारे पास। अगर के बी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो बेस ज़्यादा स्ट्रांग होगा, अगर के बी का वैल्यू बहुत कम होगा तो बेस हमारे पास बहुत वीक होगा, अगर के बी का वैल्यू मॉडरेट होगा तो हमारे पास बेस क्या होगा, मॉडरेट होगा। इसी तरह से कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जिनके वैल्यू क्या होते हैं, माइनस में। जिस तरह देखें अमोनिया है, देखें अमोनिया का जो वैल्यू है ये बेसिकली 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ है। अब इसको याद करना मुश्किल है, अगर हम इसको पी के बी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4.76 बन जाएगा। अब इस वैल्यू को याद करना आसान है, ये वैल्यू क्या है हमारे लिए इनकन्वीनियंट है, मुश्किल है नंबर याद करना। अब ये हमारे पास क्या है, कन्वीनियंट नंबर, इसको याद करना बहुत आसान है। तो लिहाजा इसके ए के साथ आप एक और टर्म भी याद करें जिसका नाम पी के बी है। अब पी के बी क्या है, बिल्कुल के पी के ए की तरह ही है। तो इसका डिफिनीशन क्या है, पी के बी इज इक्वल टू होगा नेगेटिव लॉग ऑफ द के बी, यानी मैथमेटिकल डिफिनीशन है। या इसके एक और भी डिफिनीशन हम बना सकते हैं कि पी के बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई दी 1 डिवाइड लॉग ऑफ दी के बी आप बना सकते। इसका मतलब ये है कि के बी जो है वो पी के बी के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर के बी ज़्यादा होगा तो पी के बी क्या होगा, कम होगा। तो ये है हमारे पास पी के बी का डिफिनीशन है, और ये पी के बी बेसिकली के बी को कन्वीनियंट बनाने के लिए इसको बनाया गया है।